हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सीलरेशन का मीनिंग। एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स से बोरो हुआ है और इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो अगर इकोनॉमिक्स से इसको रिलेट करें तो एक्सीलरेशन प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। It tells that net investment depends upon rate of change in final output. फाइनल आउटपुट में जितना भी चेंज डिजायर्ड है उसी पर किसी भी फर्म की नेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। लेट्स टेक एन example of a carpet manufacturing unit which is already working at full production capacity. Just suppose there is a rise in demand by 2 carpets. फुल कैपेसिटी पे एक फर्म ऑलरेडी वर्किंग है, लेकिन डिमांड के अंदर एक राइज है 2 कारपेट्स पर डे का, एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग दीज 2 कारपेट्स देयर इज नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड टू मेक 2 कारपेट्स देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 1 लूम अगेंस्ट दैट। कारपेट के प्राइस की बात करें तो एक कारपेट मार्केट में 10 रुपीज का सेल होता है। सो फर्म इज गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू वर्थ ₹20 डेली, एंड फॉर लूम इट हैज टू स्पेंड ₹200। सो देयर इज अ रेशो, से कैपिटल आउटपुट रेशो। You have to invest 200 rupees today to generate 20 rupees daily. So, capital output ratio hereby is 10:1. It means for generating ₹1 worth, you have to invest 10 rupees at a time. So, accelerator का concept एक्सप्लेन करता है कि टेक्निकली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन जितना राइज हमारी प्रोडक्शन में आता है इन्वेस्टमेंट उसके कंपैरेटिवली मैनी मोर टाइम्स होती है। सो फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो एक्सीलरेटर को हम W से डिनोट करते हैं और इसके लिए चेंज इन कैपिटल divided by change in income or change in output. Let's discuss assumptions of principle of acceleration. फर्स्ट assumption इस प्रिंसिपल की है नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। जैसा कि हमने अब एग्जाम्पल में भी अभी पहले ही एज्यूम किया दैट फर्म इज ऑलरेडी वर्किंग एट फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो दिस इज आवर फर्स्ट assumption that there would be no excess capacity. Next comes fixed accelerator. To study principle of accelerator, we are assuming capital output ratio to be constant. Next comes permanent increase in demand. जिस डिमांड राइज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग कि डिमांड का जो राइज है वो परमानेंट नेचर का है, जिसके अगेंस्ट एक इन्वेस्टर जो है, एक प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट, फर्म विल इंक्रीज कैपेसिटी। जब भी मार्केट के अंदर डिमांड के अंदर एक राइज आएगा, फर्म अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी। नेक्स्ट कम्स कैपिटल इक्विपमेंट इज इनडिविजिबल।
जो भी आपका कैपिटल इक्विपमेंट होगा वो इनडिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मशीनरी है, वो 5 ईयर्स के लिए वर्क करती है और उसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज़ है। सो 5 ईयर्स जब आप उसको यूज़ करोगे तो 1 ईयर की जो वैल्यू है, वो जो कॉस्ट है, दैट इज़ 20,000 टू यू। बट एट प्रेजेंट आप ओनली 20,000 रुपीज़ स्पेंड करके उसको नहीं ला सकते। यू हैव टू इन्वेस्ट टूडे ₹1 lakh. So capital equipment is indivisible by nature. Next comes surplus capacity in producers goods industry. हम एक तरफ तो एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो भी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री होगी वहाँ कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होगी। विद इंक्रीज इन डिमांड हम अपनी कैपेसिटी को एनहांस करेंगे, तभी एक्सीलरेटर वर्क करेगा। बट हियर बाय वी आर एज्यूमिंग प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज के अंदर जो सरप्लस कैपेसिटी है वो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और उस इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कैपिटल गुड्स चाहिए होंगी। नेक्स्ट कम्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल रहेगा। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फंड्स की कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। प्रोडक्शन यूनिट्स में जो रिटर्न्स होंगी वो कांस्टेंट ही रहेंगी। एंड द लास्ट अजम्पशन इज इलास्टिक सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो इलास्टिक होगी। अब एग्जाम्पल में जैसे हमने बात की दैट वी आर इन नीड ऑफ 1 लूम, सो दैट लूम इज अवेलेबल। लेबरर्स चाहिए होंगे उसको ऑपरेट करने के लिए, दीज आर ऑल्सो अवेलेबल। सो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी जो सप्लाई होगी वो हमारे पास इलास्टिक होगी। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन, जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर, हमारी कैपिटल गुड्स के अंदर एक इंक्रीज आएगा। और ये इंक्रीज जो है ये एक्सीलरेटर यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो पर डिपेंडेंट होगा। सो एक्सीलरेटर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया दैट W इज इक्वल टू डेल्टा K डिवाइडेड बाय डेल्टा Y. So that change in capital, it can be denoted with investment. And that investment is divided by change in income. And change in income को हम express कर सकते हैं income in T term and income in T minus 1 term. So I upon YT minus YT minus 1. एक टेबल के बेसिस पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ एजम्पशंस ले लीजिए। फर्स्ट कम्स W इज इक्वल टू 3, यानी कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो होगी वो 3 होगी। फॉर इंक्रीजिंग योर वर्थ बाय ₹1 यू नीड टू इन्वेस्ट ₹3 एट प्रेजेंट एंड द डेप्रिसिएशन वुड बी 20%. It means 20% of your capital is worn out every year because of use. So अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करेगी, ग्रॉस और नेट, और उसका जो बेस होगा वो होगा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यानी कि आपकी डेप्रिसिएशन। जब आप एट प्रेजेंट जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से जितना भी वॉन आउट पार्ट है वो आपका रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, और जितना आपने अब नेट इंक्रीज दिया है वो आपके लिए आपकी नेट इन्वेस्टमेंट है। सो आपकी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट और आपकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को मर्ज करके कैलकुलेट होगी। सो एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको उससे क्लियर हो जाएगा। इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले कॉलम में हम मेंशन कर लेंगे पीरियड। नेक्स्ट कम्स आउटपुट, नेक्स्ट कैपिटल, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। इसी डेप्रिसिएशन को हम रिपीट करेंगे इसमें बाय नेम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, देन नेक्स्ट कम्स नेट इन्वेस्टमेंट एंड द लास्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले
हम पीरियड 1 कवर करते हैं। मान लीजिए हमारी जो आउटपुट है वो 500 है। अब 500 की हमारी आउटपुट के अगेंस्ट हम कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे? कैपिटल आउटपुट रेशो हमने 3 एज्यूम की है। सो 500 गुड्स अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 1500 है। और मान लीजिए हमारी कंपनी इस लेवल पर काफ़ी टाइम से चल रही थी। सो डेप्रिसिएशन इस 1500 पर अगर हम 20% अप्लाई करें तो इट इज़ 300। सो कम टू द सेकेंड पीरियड। अगर हम हमारी आउटपुट को इंक्रीज कर दें, से इट इज 510, देन कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 1530 हो जाएगी। हमें इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। और जो हमारी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 1 पीरियड के लैप्स पे कैलकुलेट होगी। यहाँ मैंने 300 लिखा है क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया कि हमारी कंपनी काफ़ी टाइम से एक लेवल पे चल रही है। लेकिन आप सेकेंड पीरियड के अंदर जो डेप्रिसिएशन लोगे वो आप प्रीवियस कैपिटल पर लोगे, यानी कि आप यहाँ पर 300 अगेन रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट कम्स आपकी जो आउटपुट है उसमें फर्दर राइज है 525 हो गई है ये, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 1575। एंड जो डेप्रिसिएशन 1/5 करोगे आप, वो आप प्रीवियस कैपिटल का करोगे, यानी कि 306। जो आपका नेक्स्ट कॉलम है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का, वो आपको रिपीट ही करना है डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट, अभी नेट इन्वेस्टमेंट किस तरह कैलकुलेट होगी? आपकी जो कैपिटल है, आपकी कैपिटल के बीच का गैप। नेट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट केस में हम 0 लेंगे, ठीक है। जो सेकंड केस है 1530 माइनस 1500 यानी कि 30, 1575 माइनस 1530 यानी कि 45। और जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, जो ग्रॉस होगी वो नेट और रिप्लेसमेंट को ऐड करके आएगी। तो आप अपनी नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दोगे, जिससे कि आपके पास में ये कैलकुलेट हो जाएगा। सो इसको कवर करते हैं टेबल को। मान लीजिए हमारी जो आउटपुट है उसके अंदर फर्दर राइज है, इट इज 550, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट 1650, और जो आपकी डेप्रिसिएशन प्रीवियस पीरियड पे डिपेंडेंट होगी दैट वुड बी 350। और नेट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसका जो चेंज है वो है 75। अकॉर्डिंगली इट वुड बी कैलकुलेटेड एज 390। एक पीरियड हम और कवर कर लेते हैं। से हमारी आउटपुट में फिर 25 से जो है राइज है, इट इज 1725। डेप्रिसिएशन जो है वो 330 हो जाएगी, और जो नेट चेंज है इट इज अगेन 75। इस टेबल को चाहे तो आप और 2-3 लेवल्स तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या आप इसको फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हो कि किस तरह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्क कर रही है। आप इसको स्टिल कर सकते हो, 575 भी रिपीट देखिए और देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आएगा, या फिर आप रिड्यूस भी कर सकते हो आपकी आउटपुट को और फिर देखिए कि वो किस तरह से वर्क करती है। सो प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेटर हमारी इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करता है, और हमें हमारा जो नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है वो इससे क्लियर होता है। अब इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस, इस प्रिंसिपल का क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेटर को स्टडी करने के बाद हमें इन्वेस्टमेंट में आने वाली फ्लक्चुएशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेटर हमारी इन्वेस्टमेंट के नेचर को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। नेक्स्ट कम्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन जब मल्टीप्लायर के साथ में यूज होता है तो हमारी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमी क्लियर हो जाती है, क्योंकि एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर फ्री मार्केट इकोनॉमी की दो ऐसी फोर्सेस की तरह काम करते हैं जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं, उसको हैंडल करते हैं।
नेक्स्ट कम्स ट्रेड साइकिल्स। किसी भी इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स और बिजनेस साइकिल्स, उसके लिए मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन बूम और डिप्रेशन को डिफाइन करता है, तो उसमें जो रोल प्ले करता है वो एक्सीलरेटर करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करने वाला प्रिंसिपल प्ले करता है। एंड लास्ट कम्स बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमी में जो थ्योरी ऑफ ग्रोथ है उसका बेस होती है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को स्टडी करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेटर को स्टडी करना होता है। सो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन। सो लास्ट कम्स criticism of principle of acceleration. Principle of acceleration various grounds पे criticize हुआ है, reason being it is based upon so many assumptions. तो सबसे पहला बेस criticism का है इसकी constant capital output ratio, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन में कैपिटल आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट एज्यूम करके डेवलप किया है, क्रिटिक्स ने उसको क्रिटिसाइज किया है। कैपिटल आउटपुट रेशियो हर एक टाइम पे कांस्टेंट नहीं होती है। नेक्स्ट कम्स इम्प्रैक्टिकल। It is assumed that there is no surplus capacity in consumer goods industry, but in reality, generally बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो हमेशा अपनी फुल कैपेसिटी से बिलो लेवल पर ही ऑपरेशनल होती हैं। नेक्स्ट कम्स इनएक्यूरेट। इसमें इस बात को एज्यूम किया गया कि जैसे जैसे हमारी डिमांड में राइज आएगा उसके अगेंस्ट जो है हम उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट को रेज करेंगे, बट इन रियलिटी अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट को उस टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारी डिमांड के कंपैरेटिवली ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हम एग्जैक्ट फिगर्स तक इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की सप्लाई हमने एज्यूम की थी कि इलास्टिक रहेगी, बट वो भी एक लेवल के बाद इनइलास्टिक हो जाती है। नेक्स्ट एक्चुअल बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सी बातों को कंसीडर करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट कैजुअल फैक्टर कि सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास डिमांड में राइज आ रहा है तो हम सेम क्वांटम से हमारी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट सिंपल ट्रूइज्म। इंक्रीजिंग डिमांड को मीट आउट करने के लिए एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है। इट इज अ सिंपल ट्रुथ। उस ट्रुथ को पिक करके प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है। एंड द लास्ट इज लिमिटेड यूज। प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन का जो यूज है वो काफी लिमिटेड है। इंक्रीज इन डिमांड के केस में तो ये वैलिड आंसर देता है, लेकिन डिक्रीज इन डिमांड में ये अपने आंसर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता।